Hello everyone, welcome back to my channel. Yesterday we completed chapter number 1 and today we are going to start chapter number 2 and the name of the chapter is biological classification. तो आज हम करने वाले हैं biological classification. In the previous chapter हमने क्या पढ़ा था? हमने लिविंग और नॉन लिविंग जो भी आपके थिंग्स थी उनमें हमने डिफरेंस देखा था कि लिविंग कोई अगर आपके पास कोई थिंग है तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, नॉन लिविंग है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। फिर हमने क्या किया, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्पीसीज़ हैं, मतलब हमारे पास जो फ्लोरा मिलता है, फ्लोरा मतलब जितनी भी आपकी प्लांट की जो भी स्पीसीज़ हैं, पूरा जो भी वेजिटेशन है दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ फ्लोरा। अगर हम बात करें फ्योना की तो फ्योना क्या है आपका, फ्योना है आपका स्पीसीज़ ऑफ एनिमल्स। तो हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास बहुत सारी स्पीसीज़ हैं, फ्लोरा की भी और फ्योना की भी। तो अगर हम इनको ऐसे इंडिविजुअली पढ़ने लग जाएं तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हम इन सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, चाहे वो आपका प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उनको हम ऐसे इंडिविजुअली स्टडी कर पाएँ। तो हमने क्या किया, हमने इनको कैटेगरीज में बांट दिया, हमने इनको क्लासीफाई कर दिया है। तो हमने क्या किया, हमने इनको अलग अलग कैटेगरीज में जब डिवाइड कर दिया तो ऐसा करने से क्या हुआ, इनकी स्टडी करना हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया। तो आज हम इस चैप्टर में क्या कर पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे पास प्लांट्स हैं, आपके पास एनिमल्स हैं या आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हमने उनको कैसे कैटेगराइज्ड किया, हमने उनको क्लासीफाई कैसे किया, वो हम यहाँ पर आज स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सिंस द dawn of civilization there have been many attempts to classify living organism. It was done instinctively, not using criteria that were scientific but born out of a need to use organisms for our own use, for food, shelter and clothing. Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. He used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs and herbs. He also divided animals into two groups, those which had red blood and those that did not. अब क्या हुआ देखो, जब से सिविलाइजेशन आपका स्टार्ट हुआ है, लोगों ने रहना स्टार्ट किया, अपने अपने सेटलमेंट्स जो हैं उनको स्टार्ट किया है, तो वहाँ पर क्या था कि जो भी आपके ऑर्गेनिज्म थे उनको क्लासीफाई पहले टाइम से करते आ रहे हैं। जब से आपका सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है तब से ही जो एनिमल्स हैं, आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको जो है क्लासीफाई करते जा रहे हैं। कोई ना कोई अटैम्प्ट ऐसा होता रहता है, वो लोग कोशिश करते रहते हैं, जो आपके बायोलॉजिस्ट हैं वो क्लासीफाई करते रहते हैं इनको। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब क्योंकि हमारे पास क्या हो सकता है कि या तो हम किसी को साइंटिफिक बेसिस पे हम उसको किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम उन ऑर्गेनिजम्स की नीड के हिसाब से उनको क्लासीफाई कर रहे हैं। मान लो कि कोई खाना कैसा खाता है, शेल्टर कैसा रहता है, क्लॉथिंग में उनको क्या क्या रिक्वायर्ड है, इसके बेसिस पे हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जो आपके एरिस्टोटल थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टार्ट किया था, किस चीज़ को अटेम्प्ट किया था उन्होंने, एक कि क्लासिफिकेशन जो किया जाना था वो साइंटिफिक बेसिस के अकॉर्डिंग उन्होंने किया। ठीक है, उन्होंने सिंपल जो भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे कि वो कोई भी आपका प्लांट है ना, आपके जो प्लांट्स हैं उनको ट्रीज़ में, श्रब्स में, हर्ब्स में उन्होंने क्लासीफाई कर दिया। देख कर किया ना कि कोई हाइट छोटी है तो वो हर्ब है, थोड़ा सा बड़ा है तो उसको श्रब की कैटेगरी में रख दिया, और बहुत बड़ा है तो उसको ट्री की कैटेगरी में रख दिया है। उन्होंने ऐसे तो प्लांट्स को क्लासीफाई किया। एंड एनिमल्स के केस में उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्लासीफाई कैसे किया, उन्होंने एनिमल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले में तो बोल दिया कि जिनके अंदर रेड ब्लड है, और दूसरे में बोल दिया जिनके अंदर नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं जो ये क्लासिफिकेशन हुआ पूरा, इसके लिए अलग अलग आपके बायोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने जैसे जैसे काम किया वही हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखो यहाँ लिखा है, इन लिनियस टाइम अ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांट एंड एनिमलिया किंगडम्स वॉज डेवलप्ड दैट इंक्लूडेड ऑल प्लांट एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली। अब लिनियस जो थे आपके केरोलस लिनेनियस, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो भी आपका ये उनके पास जो भी ऑर्गेनिज्म थे, इन्होंने इनको क्लासीफाई किया दो कैटेगरीज में, है ना, दो किंगडम में इन्होंने डिवाइड कर दिया। एक को नाम दिया प्लांटे और एक को नाम दिया इन्होंने एनिमेलिया। ठीक है, अब प्लांट्स के अंदर जो प्लांटे आपका किंगडम था उसके अंदर सारे प्लांट कैटेगरीज को रख दिया गया, जो आपका एनिमेलिया किंगडम था उसके अंदर सारे एनिमल्स को रख दिया गया। अब ये जो सिस्टम था ये प्रॉपरली काम नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम जो था आपका, जैसे यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट है आपकी, ठीक है, यूनिसेलुलर है आपकी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है कि एक सेल से मिलकर बना है या बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है, फोटोसिंथेटिक हैं या फिर नॉन फोटोसिंथेटिक हैं, मतलब कि अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करेंगे। तो ये चीज़ें जो है, ये सिस्टम जो था आपका टू किंगडम सिस्टम, ये चीज़ों को नहीं बता पा रहा था। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू ईदर कैटेगरी। अब ये क्लासीफाई तो कर दिया गया आपका,
ओके। कुछ को प्लांट्स में रख दिया, कुछ को एनिमल्स में रख दिया, बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी थे आपके जो ना तो प्लांट की कैटेगरी में फिट हो पा रहे थे और ना एनिमल्स की कैटेगरी में आ पा रहे थे। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर। तो ये जो आपका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया था, इसको काफ़ी टाइम तक यूज़ किया गया, बट ये प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था, ठीक है ना। इसने ये नहीं था कि इसने हर जो भी ऑर्गेनिज्म था उन सबको सेटिस्फाई कर दिया था, ये सिस्टम थोड़ा सा काम नहीं कर रहा था। फिर क्या हुआ आपका, अब क्योंकि इनके अलावा मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के अलावा कुछ और भी तो पैरामीटर्स होने चाहिए ना क्लासीफाई करने के लिए। तो कौन कौन से फीचर्स थे आपके, वो सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, नेचर क्या है वॉल का, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हैबिटेट क्या है उनका, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से क्या मतलब है आपका, देखो एवोल्यूशन आप समझते हैं कि जो भी ग्रेजुअल चेंजेस होते रहते हैं, जो भी डेवलपमेंट होते रहते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और वो कैसे एक दूसरे के साथ में रिलेट करते हैं, उसको कहा जाता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एक्सेट्रा। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो भी थे उनमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए, ओके। तो हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन तो कर दिया था आपका। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप ऑर्गेनिज्म बी इन्फ्लुएंस्ड अंडर दीज किंगडम्स हैव बीन चेंजिंग। The number and nature of other kingdom have also been understood differently by different scientists over the time। तो ये क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस था ये काफ़ी टाइम से चल रहा था, इसमें चेंजेस भी होते रहते थे आपका। ऐसा नहीं था कि 2 किंगडम बना दिया तो वो 2 किंगडम ही आपका फिक्स हो गया था, ऐसा नहीं था। उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया था और फाइनली उसके बाद में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था जो R.H. विटेकर ने 1969 में दिया था। चलिए देखो यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, टेबल बनी हुई है, यहाँ लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम। अब ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था इट वॉज गिवन बाय, इसको किसने दिया था, साइंटिस्ट ने आपका इसको दिया था R.H. विटेकर ने 1969 में, ठीक है। अब 1969 में इसको बताया गया, तो इसमें इन्होंने क्या किया, जो भी आपके ऑर्गेनिज्म थे इनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एंड दीज कैटेगरीज आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, इस कैटेगरी में रख दिया था, ओके। यहाँ कुछ कैरेक्टर्स लिखे हैं, देखो इस टेबल को एक बार पढ़ लेना कि सेल का टाइप जो है वो कैसा है, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, ठीक है। न्यूक्लियस मिलता है नहीं मिलता है, सेल वॉल कैसी है, किस सब्सटेंस की बनी हुई है आपकी जो सेल वॉल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलता है या नहीं मिलता है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है कैसा नहीं है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो कैसा यूज़ करते हैं, खाना खुद प्रिपेयर करते हैं नहीं करते हैं, या हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं। तो ये सारा हम जो है अभी सिंगल सिंगल करके इसको पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो R.H. विटेकर ने 1969 में ये वाला किंगडम बताया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और इस किंगडम के नाम मैं आपको बता चुकी हूँ, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये जो मेन क्राइटेरिया इन्होंने रखा था क्लासिफिकेशन का वो कौन कौन से थे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, न्यूट्रिशन का मोड क्या है, रिप्रोडक्शन कैसा है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसी है। फाइलोजेनेटिक क्या होता है आपका, देखो फाइलोजेनेटिक में हम क्या पढ़ते हैं, ये आप एक कह सकते हैं कि स्टडी है किस चीज़ की, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की। जैसा मैंने आपको भी बताया था स्टार्टिंग में कि जो भी डेवलपमेंट होते रहते हैं स्पीसीज़ में, जो भी डेवलपमेंट होते रहते हैं ऑर्गेनिजम्स में, वो आपस में कैसे रिलेट करते हैं, तो वो सारा हम कहाँ पर पढ़ते हैं, वो सारा हम पढ़ते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पता लगी, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिए यहाँ पे। तो इस 5 किंगडम से पहले आपका 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया 1990 के अराउंड आई थिंक ये आया था। और इसमें क्या था, इसमें जो है आपका 3 डोमेन, इसमें आर्किया आपका आ गया था, इसमें जो क्लासिफिकेशन किया था वो मैं आपको देखो बता देती हूँ, ठीक है। तो ये जो आपका 3 डोमेन सिस्टम था आपका, इसमें कौन कौन से किस किस पार्ट्स में डिवाइड किया था वो देख लेते हैं। देखो इसमें एक तो था आपका बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, एक था आपका आर्किया, एक था आपका यूकेरिया। ये आपका जो था 3 किंगडम जो आपका था ये ऐसे डिवाइड किया गया। तो ये किंगडम, ये क्लासिफिकेशन हो गया था आपका। उसके बाद 1969 में आया था आपका R.H. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ओके। तो ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया था इसमें क्या था, इसमें सारे ऑर्गेनिजम्स को इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे इनको अलग अलग जो है डिफ्रेंशिएट करके इनको कैटेगरी में ऐसे डाल दिया गया था। स्टार्टिंग का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न। मॉसेस फर्न समझते हैं, ये आपके ना बहुत ही सॉफ्ट से ऐसे प्लांट्स होंगे आपके जो जनरली आपका मार्श एरियाज में आपको मिलते हैं। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आपके जो हैं ये प्लांट्स की कैटेगरी में रख दिए गए थे। द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल्स
This placed together group which widely differed in other characteristics. It brought together the prokaryote bacteria and the blue-green algae with other group which were eukaryotic. It also grouped together the unicellular organism and the multicellular ones. Say, for example, Chlamydomonas and Spirogyra वर प्लेस टुगेदर अंडर एल्गी. तो ये एल्गी के इनके एल्गी की कैटेगरी में इसको रखा गया. दिस द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप फंजाई एंड द ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स. क्या नहीं डिफरेंशिएट कर पा रहा था कि हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन यूज़ कर रहा है, ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स में क्या डिफरेंस है. ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी. ठीक है. दो दे ऑल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस इन देयर वॉल कंपोजिशन, कि इनका जो सेल वॉल है वो किस सब्सटेंस का बना हुआ है, ये प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही थी. तो ये बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिनको लेकर परेशान हो गया था ये किंगडम आपका एक तरह से, और इसीलिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था उसको लेकर आया गया. ठीक है ना. नेक्स्ट है आपका वॉल कंपोजिशन के बारे में. अगर यहाँ देख ले तो आपका फंजाई जो है वो काइटिन की बनी है, उनकी जो सेल वॉल है. जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनकी सेल वॉल किस चीज़ की बनी है, सेल्यूलोज की बनी हुई है. ठीक है. ये सब्सटेंस हैं आपके. व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक्स वर कंसिडर्ड द फंजाई वर प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम, किंगडम फंजाई. तो प्लांट एनिमल तो आपको समझ में आया. जब ये प्रॉब्लम आ गई सामने तो एक किंगडम अलग से बना दिया गया, इसके लिए फंजाई के लिए बना दिया गया एक सिस्टम. ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा. जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, आप कह सकते हैं जितने भी आपके बैक्टीरियाज थे उनको कहाँ रख दिया गया, मोनेरा में रख दिया गया. एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जो आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको कहाँ पे रख दिया गया, उनको प्रोटिस्टा में रख दिया गया. किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनस, क्लोरेला, इनको जो है एल्गी में रख दो प्लांट्स के साथ में. ठीक है. क्योंकि दोनों में क्या था, आपका सेल वॉल था. तो प्रोटिस्टा में इनको रख दिया गया था. जबकि पैरामीशियम और अमीबा जो थे आपके, इनको पहले एनिमल किंगडम में रखा गया था जिनमें सेल वॉल नहीं मिल रहा था. इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशंस वर प्लेस इन डिफरेंट किंगडम. दिस हैपन बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज. तो पहले कहीं और रखा हुआ था, बाद में कहीं और पे इनको शिफ्ट कर दिया. तो ये क्यों हुआ, क्योंकि टाइम टू टाइम क्या हो रहा था कि जो भी क्लासिफिकेशंस के जो भी क्राइटेरिया थे वो चेंज हो रहे थे. दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आने वाले टाइम में कुछ चेंजेस हो जाएं. तो हो सकता है किसी ऑर्गेनिज्म को निकाल के किसी और कैटेगरी में डाल दें. ठीक है. मे बी पॉसिबल है ना. ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट नॉट ओनली द मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज बट इज ऑल्सो फाइलोजेनेटिक, दैट इज बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. तो क्लासीफाई करने के लिए यही नहीं है कि आपने मॉर्फोलॉजिकली उनको चेक कर लिया है, उनका फिजिकल फीचर कैसा है, रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज़ कैसी हैं. इनके साथ साथ आपको फाइलोजेनेटिकली भी उनको देखना पड़ेगा. मतलब कि वो जो स्पीसीज़ हैं, वो जो ऑर्गेनिज्म है, डेवलपमेंट के साथ साथ जो है वो कैसे अदर स्पीसीज़ के साथ में कनेक्टेड है, अदर स्पीसीज़ के साथ में कैसे रिलेट करती हैं. इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर हम क्या पढ़ने वाले हैं, वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई ऑफ विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो हमने 5 अलग अलग आपके किंगडम चेक किए हैं, पढ़े हैं इसमें अभी स्टार्टिंग में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमिलिया. तो इसमें हम ये 3 पढ़ने वाले हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई. और जो प्लांटी और एनिमिलिया है उसको हम आगे वाले चैप्टर्स में जो है सेपरेटली हम इनको स्टडी करेंगे. ओके. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. पहला वाला किंगडम है आपका किंगडम मोनेरा. ओके. तो जैसे ही आपको मोनेरा नज़र आए, कहीं भी आपको अगर दिख जाना ऐसे मोनेरा लिखा है, अब तुरंत याद कर लेना कि मोनेरा मतलब बैक्टीरिया, ऐसे याद कर लेना इनको. इनके काफ़ी फीचर्स आपको सेम मिलेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है. छोटे छोटे पॉइंट्स में बताने की मैं कोशिश करूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. देखो, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा. मोनेरा के अंदर कौन से आपके ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया मिलेंगे आपको यहाँ पे. और ये बहुत ज़्यादा एबंडेंट है, मतलब ये बहुत ज़्यादा मिलने वाले, बहुत ज़्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपके. और बैक्टीरिया हर जगह पे मिल जाता है आसानी से. हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल. अगर आप थोड़ी सी मिट्टी ले लेंगे ऐसे मुट्ठी में भर के, तो उसमें भी आपको बहुत सारे बैक्टीरियाज होंगे. बट हमें ऐसे दिखते तो नहीं है ना बैक्टीरियाज. क्यों? बिकॉज दे आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज. इनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड अ माइक्रोस्कोप. दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशंस वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव. ये ऐसी जगह में भी मिल सकते हैं जहाँ पे कोई और ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पा रहा है. कितनी गर्म एरियाज में, डेजर्ट में, स्नो में, ओशंस में, हर जगह में आपको ये मिल जाएंगे. मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट. और किसी किसी ऑर्गेनिज्म में तो ये उनके ऊपर या आप कह सकते हैं कि उनके अंदर भी आपको मिल सकते हैं, क्योंकि एज ए पैरासाइट वहाँ पर ये रहते हैं. पैरासाइट कौन होता है, पैरासाइट कौन होता है, मान लो आपके पास ये
एक पोर्शन ए है, कोई ए ऑर्गेनिज्म और ये बी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो जब ये इस पे फीड कर रहा है, ए वाला ऑर्गेनिज्म बी पे फीड कर रहा है और इसको तो हार्म हो रहा है, ठीक है, और इसको नुकसान हो रहा है, इसको बेनिफिट हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कि ये है आपका पैरासाइट। जैसे मस्कीटो है, मस्कीटो ने हमें काट लिया है ना, या हमें लीच, ठीक है, तो उसने क्या किया, हमें काट लिया, तो उसने हमारा ब्लड सक किया, तो उसको तो फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, उसको तो न्यूट्रिशन मिल रहा है, लेकिन हमें हार्म हो रहा है, तो वो क्या हो गया, पैरासाइट हो गया हमारे लिए, राइट। अब क्या हुआ, बैक्टीरिया जो हैं, आपने ये तो छोटी क्लासेस में भी पढ़ा ही होगा कि बैक्टीरिया जो है हमने इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका स्फेरिकल कोकस, रॉड शेप बेसिलस, द कॉमा शेप विब्रियम, द स्पायरल स्पायरला, ठीक है ना। तो आपके पास कौन से हो गए, आपके पास 4 हो गए हैं। कौन कौन सा हो गया, एक तो हो गया आपके पास स्फेरिकल कोकस, रॉड शेप, थर्ड आपका विब्रियम और लास्ट हो गया आपका स्पायरल। देखो यहाँ पे इसको चेक कर लो, बेसिलाई ऐसे रॉड शेप जैसा है, तो ये जो है आपका, ये है आपका रॉड शेप, ठीक है, बेसिलाई, ये है आपका स्पायरला स्पायरल्स, ये है आपका कॉमा शेप से इसको याद कर लो, ठीक है, और ये है आपका कोकी, ऐसे गोल गोल स्फेरिकल बिल्कुल, ठीक है ना। स्पायरलास जो है ना आपका, स्पायरल ऐसे पूरा तो सर्कल नहीं है, ऐसे आप समझ सकते हैं बिल्कुल थोड़ा। नेक्स्ट है आपका दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, इनका स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल रहता है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, कॉम्प्लेक्स किस चीज़ में, बिहेवियर में, बस स्ट्रक्चर वाइज क्या है, वेरी सिंपल। कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, they synthesize their own food from inorganic substrates. They may be photosynthetic autotrophic or chemosynthetic autotrophic. The vast majority of bacteria are heterotrophs, that is they depend on other organism or on dead organic matter for food. अब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो सिंपल बता दिया, लेकिन बिहेवियर कैसा बता दिया, कॉम्प्लेक्स बता दिया है। जैसे बैक्टीरिया जो हैं आपके, उनका जो आप कह सकते हैं कि उनमें काफ़ी डाइवर्सिटीज़ मिलती हैं, आपको काफ़ी वेरिएशंस मिल जाएंगी। कुछ बैक्टीरिया जो हैं आपके वो ऑटोट्रॉफिक हैं, मतलब दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बना सकते हैं, ओके। और कुछ जो है आपके वो हेटरोट्रॉफ हो सकते हैं। जो मेजॉरिटी है वो आपकी किस कैटेगरी में है, हेटरोट्रॉफ्स में, मतलब कि वो अपने खाने के लिए, और आप कह सकते हैं कि वो दूसरों पे फीड करते हैं अपने खाने के लिए। और किस पे फीड करेंगे, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड कर रहे हैं आपका ये। अब पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। ये बैक्टीरिया काफ़ी स्पेशल सा बता दिया है, देखो क्यों, क्योंकि ये कहाँ कहाँ पे मिलता है उसके अकॉर्डिंग चेक करो। सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में मिलेगा आपको, हॉट स्प्रिंग में मिलेगा आपको, और मार्शी एरियाज में मिलेगा, ठीक है। सॉल्ट एरियाज में मिलेगा तो इसको हेलोफाइल्स बोल दिया है, हेलो सॉल्ट फाइल लव, है ना। तो क्या हो जाएगा, सॉल्ट एरियाज को पसंद करने वाला। नेक्स्ट है आपका हॉट स्प्रिंग, तो हॉट गर्म टेम्परेचर से आप इसको रिलेट कर सकते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स। इसको आप वर्ड्स को ना ब्रेक कर लिया करो तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए इन टर्म्स को याद करना। नेक्स्ट है आपका मार्शी एरियाज है, मार्शी एरियाज मतलब स्वैम्पी एरियाज, तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मिथेनोजेंस, मीथेन से रिलेट कर लो, मिथेनोजेंस से इसको आप बना सकते हैं। आर्की बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से कैसे डिफर करता है, देखो, क्योंकि इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर अलग होगा, ओके। और यही फीचर जो है इनको हेल्प करता है इतनी सारी एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए। मिथेनोजेंस जो है वो कहाँ मिलते हैं आपके, जो रिमिनेंट हैं, रिमिनेंट समझते हैं, जैसे हर्बीवोरस एनिमल्स हैं आपके, दे आर रिमिनेंट्स। और जैसे जो आपका घास खाते हैं एनिमल, आपका काऊ है, बफेलो है, गोट है, वो क्या करते हैं, आपने देखा है कि उन्होंने वो उनको खाना दिया, कुछ भी उनको चारा दिया, तो ये तो नहीं कि उन्होंने एक बार में खाना खाया और फिनिश, नहीं ना। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग खाना खा के अपना क्या बार बार हम खाते रहते हैं बहुत देर तक, नहीं ना, हमने तो एक ही बार खाना खाया। लेकिन जो आपकी हर्बीवोरस हैं वो क्या करते हैं, अपने खाने को खाएंगे, फिर अपने वापस अपने मुँह में लेकर आते हैं, फिर उसको कटिंग करते रहते हैं, कट बोलते हैं इसको, है ना, च्यूइंग द कट करते रहते हैं हमेशा। तो ये है आपके रुमिनेंट एनिमल्स। और ये जो मिथेनोजेंस हैं ये कहाँ मिलते हैं, इनके इंटेस्टाइन में या इनके इंटरनल ऑर्गन्स में जो है ये मिलते हैं। और ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो भी उनका एक्सक्रीटा है, जो भी एनिमल का उनका जो डंग है, उनका जो वेस्ट है, उसमें से जो आपको बायोगैस का जो प्रोडक्शन है ना, वो क्यों हो पाता है, इन्हीं मिथेनोजेंस की वजह से हो पाता है। नेक्स्ट है आपका यू बैक्टीरिया के बारे में देख लो, बहुत हज़ारों में, ठीक है, थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया इनको कहा जाता है। दे आर करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल। इनके फीचर्स क्या हैं, इनके फीचर्स देख लो यहाँ पर, रिजिड सेल वॉल मिलता है, एंड इफ मोटाइल मतलब दैट कैन मूव, अगर ये मूवेबल है तो क्या मिलेगा, फ्लैजुलम मिलेगा,
साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को ही क्या कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, जैसा क्लोरोफिल आपका ग्रीन प्लांट्स में मिलता है वैसा ही क्लोरोफिल इसमें मिलता है। एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, और इनको क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। फोटोसिंथेटिक मतलब लाइट का यूज़ करके प्रोड्यूस करना, ठीक है, और ऑटोट्रॉफ का मतलब अपना खाना, ऑटो मतलब सेल्फ, ठीक है, तो अपना खाना खुद ही प्रिपेयर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट आप कह सकते हैं। द साइनोबैक्टीरिया यूनिसेल्युलर, इनके और क्या फीचर्स हैं देख लो। साइनोबैक्टीरिया कैसा है आपका, यूनिसेल्युलर है, कॉलोनियल है, फिलामेंटस है, ग्रुपिंग में रहते हैं, फिलामेंट होता है इसमें, फ्रेश वाटर में, मेराइन वाटर में, टेरेस्ट्रियल एल्गी आप कह सकते हैं इनको। कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट, ये जो कॉलोनीज है ना, अब ये जिलेटिनस शीट है क्या, आप कह लो ये प्रोटेक्टिव लेयर है जो इनकी सेल वॉल पे मिलता है, और ये इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बेसिकली। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़, अगर कोई आपका वाटर बॉडी है दैट इज़ कंटामिनेटेड, तो वहाँ पे ये अपना नंबर बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेगा, बहुत ज़्यादा जो है क्वांटिटी में आपको ये मिल जाएंगे। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल हेट्रोसिस्ट। अब यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं एटमॉस्फेयर में। आपको पता है कि प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ में हेल्प करती है, लेकिन जो हमारी नेचर में जो हमें मिल रहा है, हमारे जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन मिल रही है, प्लांट्स उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हमारे पास मान लो कोई सब्जी है, आलू है हमारे पास, पोटैटोज़ हैं, तो पोटैटोज़ को या तो हमें बॉयल करना पड़ेगा या हमें उनको काट के जो है उनको कुक करना पड़ेगा, कच्चा पोटैटो तो हम नहीं खाएंगे, है ना। तो ऐसा ही सेम केस नाइट्रोजन के साथ में कि नाइट्रोजन को प्लांट्स डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते हैं, तो इसके लिए कुछ सर्टेन बैक्टीरियाज हैं जो हेल्प करते हैं नाइट्रोजन को अलग अलग फॉर्म में उसका ब्रेक डाउन कर देंगे, फिर प्लांट उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो स्पेशल सेल्स हैं इनका नाम क्या है, इनको कहा जाता है हेट्रोसिस्ट। एग्जाम्पल कौन कौन से, नॉस्टॉक हो गया आपका, एनीबेनिया हो गया। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। अगर बात करें कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज की, तो वो क्या करते हैं, जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, जैसे आप नाइट्रेट में, नाइट्राइट्स में, अमोनिया, और उसके बाद ये जो एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है ना, ये जो एनर्जी रिलीज़ होगी यहाँ से, उसको एटीपी के प्रोडक्शन के लिए वो यूज़ कर देंगे। एटीपी आपको पता है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो इसको जो है इसके प्रोडक्शन के लिए वो इसको यूज़ करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट रोल किस चीज़ में प्ले करते हैं, जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, इनको रिसाइकिल करने में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी काफ़ी एबेंडेंट है आपकी, है ना, हमने पढ़ा था ना अभी कि मेजॉरिटी किस चीज़ की है, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज की। द मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स, किस कैटेगरी में आएंगे, डीकम्पोजर। डीकम्पोजर के नाम से आपको समझ आ रहा है कि डीकम्पोस्ट मटीरियल पे, डीकम्पोस्ट सब्सटेंस पे ये फीड करेंगे। Many of them have a significant impact on human affairs. They are helpful in making curd from milk, production of antibiotics, fixing nitrogen in legume, roots, etc. Some are pathogens causing damage to human beings, crop, farm animals and pets. अब देखो ये जो आपके बैक्टीरियाज है ना, इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल, ये अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस पर, ह्यूमन्स पर, हमारे ऊपर। क्यों, क्योंकि आप बैक्टीरियाज जो हैं आपके, वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, हमारे लिए जो है वो बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। हेल्पफुल कैसे हो सकते हैं, देखो कर्ड, लैक्टोबैसिलस आप सब जानते हैं, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज़ करते हैं, जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने में हेल्प करते हैं। तो ये तो सारे एडवांटेजेस हो गए इसके। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो हमें नुकसान पहुँचाते हैं, जो हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारे लिए, तो उनको कहा जाता है आपका पैथोजेंस। पैथोजेंस का मतलब क्या है, ऐसे बैक्टीरियाज, या आप ऐसे बोल सकते हैं डिजीज़ कॉजिंग, बीमारी करने वाले, डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरियाज, इनको क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड पैथोजेंस। ठीक है, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे कैसे आप समझेंगे इसको। मान लो कॉलेरा है, टाइफाइड है, टेटनस है, सिट्रस कैंकर है, वेल नोन डिजीज़ कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। तो ये वो बीमारियाँ हैं जो हमें इन बैक्टीरिया से हो जाती है। सिट्रस कैंकर जो है ना आपकी, ये ह्यूमंस में नहीं मिलती है, ये प्लांट में मिलती है। आपने अगर देखा हो कि ऐसे कोई आपकी पत्ती है, कोई लीफ है, उस पर ऐसे छोटे छोटे ब्राउन से डॉट बन जाएंगे, ऐसे हल्के हल्के कहीं पे ना, कुछ ऐसे मिट्टी लग गई हो, मिट्टी की डॉट लगा दी हो कहीं कहीं पे, तो ये आपका सिट्रस कैंकर है। नेक्स्ट है आपका बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, समटाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर।
अब ये जो आपके बैक्टीरियाज हैं, ये इनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कैसा है, फिजन है ना, फिजन है, फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कभी कभी ये क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस स्पोर। और अगर हम बात करें कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो ये क्या करेंगे, एक बैक्टीरिया से क्या करेंगे, कोई डीएनए ले लिया है और उसको जो है दूसरे बैक्टीरिया के साथ में ये अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है ना, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। माइकोप्लाज्मा की बात करें तो माइकोप्लाज्मा जो है आपका बैक्टीरिया ही है और इसके अंदर सेल वॉल नहीं मिलता है। सबसे छोटा लिविंग सेल है आपका कौन, माइकोप्लाज्मा, और ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है। बहुत सारे, ये आप कह सकते हैं कि मैनी माइकोप्लाज्मा, बहुत सारे जो माइकोप्लाज्मा हैं वो कैसे हैं, दे आर पैथोजेनिक, मतलब कि वो डिजीज़ कॉजिंग ही हैं आपके एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। तो आज हमने इस वाले पोर्शन में जो हमने कंप्लीट किया है, तो यहाँ पर हमारा जो मोनेरा किंगडम था उसको हमने पूरा फिनिश कर लिया है, ठीक है। तो आज हमने मोनेरा जो हमारा पूरा किंगडम था उसको पूरा फिनिश कर लिया है। एक बार आप इसको खुद से वीडियो को देखना दोबारा से, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। एंड हम जो है आगे के वीडियो में जो है हम प्रोटिस्टा को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।